हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जेआरएफ कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, और इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। नीचे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो सरप्लस होता है किसका, जब टोटल रेवेन्यू में से सभी पेड आउट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और इन्होंने बोला है जो पेड आउट कॉस्ट है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी और ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड है, जो कि बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट यही तो होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो बोला है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो स्टेटमेंट 1 इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज द रेजिडुअल लेफ्ट आफ्टर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल costs have been met, including the transfer cost of management, insurable risk, depreciation, payments to shareholders, sufficient to maintain investment at its current level। बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक प्रॉफिट या जो प्योर प्रॉफिट होता है वो जब हम सभी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट को पे आउट कर देते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी होती है, इंश्योरेबल रिस्क भी होता है, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू शेयर होल्डर, ये सब इंक्लूड है। और हमें पता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी दोनों इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर वही बोला है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following sets is incorrect to show the interrelationship among price elasticity coefficient, change in price and change in total revenue। नीचे ये बता रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या है। अगर प्राइस में चेंज आता है, मतलब अगर प्राइस इलास्टिसिटी जैसे इन्होंने बोला है 0, तो ये बोल रहे हैं कि 0 प्राइस इलास्टिसिटी पर जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इन्होंने ऐसे सेट्स बना रखे हैं, हमें ये बताना है कौन सा सेट गलत है, कौन सा रिलेशनशिप गलत शो कर रहा है, हमें वो बताना है। तो पहले देखते हैं जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये वाला हो गया जब ये करते थे, याद होगा जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था ये वाला, उसमें मैंने बताया था कि ये जीरो प्राइस इलास्टिसिटी में ये केस होता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ प्राइस या क्वांटिटी की प्राइस बेशक प्राइस में कितना भी चेंज हो क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जीरो कॉफिशिएंट का मतलब तो यही हो गया। तो यहाँ ये बोला कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो है, ये केस है जीरो है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी। पहले प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतनी, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी इतनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी फिक्स है, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और प्राइस कम होने पे टोटल रेवेन्यू कम होगा। तो पहला केस तो बिल्कुल सही है। एक बार थर्ड देखें, तो थर्ड में बोला है कि इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 के केस में क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आया, ये देखो ये होता है इक्वल टू का 1, कि जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया, वो होता है इक्वल टू 1। तो यही बोला है कि जब इक्वल टू 1 होगा उसमें अगर प्राइस बढ़ रहा है
तो टोटल रेवेन्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू पर कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने प्राइस जितना बढ़ा था उसी के हिसाब से उतना ही हमने क्वांटिटी को कम कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया। सेम अगर प्राइस कम होगा तो टोटल रेवेन्यू पे फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये केस भी सही है। फोर्थ देखें, मोर देन वन। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, इन्होंने लेस देन वन में बोला इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू चेंज डिक्रीज, यहां पर भी बोल रहे हैं इंक्रीज मोर देन वन में और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज। दोनों में सेम सेम तो नहीं हो सकता ना, इसमें और इसमें दोनों में सेम तो नहीं हो सकता दोनों केसेस के अंदर, तो हमें यहीं से ही पता चल गया। वैसे हमें और देखने की भी, इन दोनों को देखने की जरूरत भी नहीं थी, जीरो और इक्वल टू के वन को, क्योंकि यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन वन और मोर देन वन दोनों केसेस के अंदर इन्होंने सेम रिलेशन दिखा रखा है, तो इसका मतलब गलत इन दोनों में से ही कोई होगा। पहले देखते हैं मोर देन वन का। मोर देन वन में बोल रहे हैं, मोर देन वन का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी में आ गया, यही मतलब होता है मोर देन वन का। तो यहां उन्होंने बोला प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ठीक बात है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मैंने बोला ज्यादा चेंज क्वांटिटी पर आता है। प्राइस थोड़ा सा बेशक बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ गया, इतना ज्यादा चेंज कि जो पहले हम जो टोटल रेवेन्यू हो रहा था उससे कम हो गया टोटल रेवेन्यू, इतना ज्यादा चेंज आ गया, तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। बिल्कुल सही बात। सेम अगर प्राइस कम हो रहा है, अगर अब देखो प्राइस कम हो गया, प्राइस बेशक थोड़ा सा कम हुआ होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पर ज्यादा चेंज आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा इंक्रीज हो गई कि जो टोटल रेवेन्यू था वो पहले से भी बढ़ गया, इंक्रीज। तो इसका मतलब मोर देन वन तो सही है, तो गलत क्या हुआ फिर, लेस देन वन की सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन वन, क्योंकि यहां इन्होंने बोला है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, विच इज रोंग। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेल लेबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड कैपिटल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड आइसोक्वेंट इज प्रिपेयर्ड। उन्होंने बोला कि जब हम एक्स एक्सिस पर हमने ले ली लेबर और वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट कर दी कैपिटल, ठीक है जी, और एक आइसोक्वांट बनाया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मतलब स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। सॉरी, ऊपर हमने पहले क्वेश्चन पूरा नहीं रीड किया था, हमने यहीं तक किया था, व्हेन लेबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड कैपिटल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड एन आइसोक्वांट इज प्रिपेयर्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बोल रहे हैं कि जब हमने लेबर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया और वाई एक्सिस पर कैपिटल को प्लॉट किया, तो नीचे स्टेटमेंट्स को देखकर हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। बिल्कुल सही। जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो MRTS है, लेबर फॉर कैपिटल, स्लोप ही होगा आइसोक्वांट का, बिकॉज हम ये देखते हैं MRTS जो होता है वो होता ही स्लोप है आइसोक्वांट का, तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर। बिल्कुल सही, क्योंकि हम स्लोप का मतलब ही यही होता है कि हमने लेबर में कितना चेंज किया उससे कैपिटल में कितना चेंज आया, तो यहाँ पर इन्होंने वही तो लिखा ना कि हमने कैपिटल की यूनिट्स में कितना चेंज किया डिवाइड बाय लेबर की यूनिट्स में कितना चेंज किया, विच इज ट्रू। नेक्स्ट, MRTS of labor for capital is the ratio of marginal productivity of capital to marginal productivity of labor, which is wrong. marginal productivity नहीं होती, तो इसमें क्या गलत हो गया, स्टेटमेंट सी, आंसर आ गया इसका सेकंड, ओनली स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकंड विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट वन एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। नीचे लिस्ट दे रखी है और हमें ये मैच करना है उस लिस्ट को। पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब मैंने आपको
लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑप्शंस को उड़ाना सीखो। अब जैसे हमने ये देखा, पहले सिर्फ ये देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का देखो कि आंसर क्या है। और एक बात और, जब भी ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले ये छोटी चीजों को मत पढ़ो, जो एक्सप्लेनेशन है पहले उसको रीड आउट करो, पहले लिस्ट 2 जो है उसको रीड करो। तो वो पढ़ते हैं, क्या है, अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म। ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है जब वो कम हो जाए, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाए जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है एक सिंगल फर्म, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम, अब देखो, अब ये रीड कर लिया इसका ये स्टेटमेंट, आपको आइडिया हो गया, पूरी स्टेटमेंट रीड कर लिया, आपको इससे पता चल गया कि क्या होता है। अब ऑप्शंस में से देख लो यहाँ इन चारों में से कि वो क्या है। और फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इससे समझ नहीं आया फर्स्ट वाले से कि वो क्या आंसर है, सेकंड वाले पे आ जाओ। हम सेकंड वाले पे आते हैं, क्या है सेकंड वाला, मीन लोवरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। जब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कॉस्ट कम आ रही है। अब इससे हमें पता चल गया कि इसका क्या आंसर हो सकता है, कि जब ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। तो इससे हमें यह पता चला कि जो सेकंड है उसका आंसर क्या आएगा, ए। अब यहां बस ये देखो, जहां पर हमें पता चल गया ए का सेकंड है, अब यहाँ देखो ए वाले के अंदर देखो कि सेकंड कहाँ कहाँ दिया हुआ है। अब सेकंड कहाँ है के अंदर, फर्स्ट वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड, अब इससे क्या पता चला हमें कि सेकंड ऑप्शन भी कट गया और फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब एक और, हमें ये पता है कि फर्स्ट और थर्ड इनमें से कोई आंसर आएगा। अब ए का तो मिल गया, बी का देखो, बी में क्या बोला है, फर्स्ट वाले में बोल रहा है फोर्थ पॉइंट और थर्ड वाले में बोल रहा है थर्ड। अब बी का पढ़ो और बस ये देखो थर्ड और फोर्थ में से उसका क्या है, एंड हमारा आंसर हो गया। पहले बी को पढ़ते हैं, बी में क्या बोल रहे हैं, इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, जब सिर्फ हमारी फर्म की वजह से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जब फर्म के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से कोई बेनिफिट हुआ, वो होती है इंटरनल इकोनॉमीज, हमें पता है। अब बस थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ो, बाकी और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई आंसर आएगा, और उसमें बी पार्ट के अंदर उन्होंने बी का फोर्थ और थर्ड शो कर रखा है, बस फिर उन दोनों को ही पढ़ो और पता चल जाएगा। पहले थर्ड, अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द फर्म, हो गया आंसर, यहीं से ये क्लियर हो गया। उन्होंने खुद बोला है जब कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिपेंड करे साइज ऑफ फर्म पे, उन्होंने बोला फर्म नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बड़ी होती है, फर्म छोटी होती है। फर्म जब खुद पे डिपेंड करे, फर्म की खुद की साइज पे डिपेंड करे, वो क्या हो गया, इंटरनल इकोनॉमीज। तो बी का क्या हो गया, थर्ड, यहीं से हो गया, बी का थर्ड का है ये ना, यहीं से आंसर हो गया थर्ड, राइट, यहीं से इसका आंसर हो गया थर्ड। अब आगे कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट भी पढ़ लो, सी का क्या दे रखा है, फोर्थ, सी का क्या, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, फोर्थ पढ़ो, अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री नॉट फर्म। बिल्कुल सही बात है, जब इंडस्ट्री के साइज पे डिपेंड कर रहा है तो वो एक्सटर्नल होगा, और जब सिर्फ फर्म पे डिपेंड कर रहा है वो इंटरनल होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इनको मैच करना है। पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अब एक और देखो, ए पार्ट किया हमने, पहले ही आंसर पे आ जाओ। आंसर में ए पार्ट का देखो, सब में देखो चार ऑप्शंस को, दो जगह थर्ड थर्ड है और दो जगह फोर्थ है, इसका मतलब जो ए का आंसर होगा वो थर्ड या फोर्थ में से ही कोई होगा, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या आंसर होगा, आपको कंफर्म नहीं है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। अब ए का निकालना है, थर्ड और फोर्थ में से कोई आएगा, आप सिर्फ थर्ड और फोर्थ को ही देखो। क्या बोले, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, तो इकोनॉमीज इन मार्केटिंग, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। अब देखो मार्केटिंग और प्रोडक्शन क्या आएगा, ऑब्वियसली इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन आएगा,
क्योंकि मार्केटिंग का और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, बल्क क्वांटिटी में कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होगी तो क्या होगा, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। और यहीं से ही हमारा, यहीं से तो खैर नहीं हुआ, अब क्या हमें पता चल गया, ए का जो आंसर है वो फोर्थ है। तो देखो ए का आंसर फोर कहाँ का है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे, तो अपने आप ही सेकंड पॉइंट कट गया और थर्ड पॉइंट कट गया, राइट। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला, बी का आंसर क्या दिखा रखा है, थर्ड और सेकंड। अब बी के लिए सिर्फ थर्ड और सेकंड को रीड करो। बी क्या है, लार्ज स्केल ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट। जब हम लार्ज स्केल पे मटेरियल इनपुट को परचेज कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो कौन सी इकोनॉमी है, थर्ड और सेकंड में से देखना है। देखो, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग या इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो क्या होगा, इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज नहीं होगा, क्यों, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग होगा। अब देखो, इसमें मैं डाउट हो रहा था कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मेन तो अगर हमने ज़्यादा परचेज कर लिया तो मेन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ज़्यादा स्टोर कर लिया हो, हमारे पास कैपेसिटी हो ज़्यादा स्टोर करने की, तभी हमने ज़्यादा परचेज किया। लेकिन हमें इसके साथ साथ बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। अब ये देखो, जैसे ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स, वो ऑयल कंपनीज जिनके खुद के थे, अब खुद के हैं तो वो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज डी पार्ट का सेकंड होगा, ठीक है। तो इसलिए जो बी पार्ट है उसका फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता। बी का क्या होगा, लार्ज स्केल ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट का होगा इकोनॉमीज इन मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का होगा इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सनल का होगा मैनेजरियल इकोनॉमीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, pricing at par with the market price of the existing brand is considered to be the most reasonable pricing strategy for a product which is being sold in a strongly competitive market। ये बोला है, जो प्राइसिंग एट पार का मतलब है कि जो प्राइस है मार्केट में उसी पर ही बेचना। तो जो मार्केट में प्राइस है उसी पर ही अगर हम बेच रहे हैं, वो ज़्यादा, मतलब यूँ बोला है कि वो ज़्यादा रीजनेबल रहती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जब आप एक स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील कर रहे हो तो, विच इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, परफेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो प्राइस सबका सेम होता है ना, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है हमें उसी पर ही बेचना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, pricing below the market price has been found to be more successful when a seller intends to achieve a prestigious position among the sellers in the locality for selling prestigious goods of much superior quality। ये बोल रहे हैं कि जो अगर मार्केट में कोई प्रेस्टिजियस गुड को बेचना है जो सुपीरियर क्वालिटी का है, तो अगर हम मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर बेचें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, ये बोल रहे हैं, विच इज़ रोंग। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि प्रेस्टिजियस क्वालिटी का है, उसकी ब्रांड अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप मार्केट प्राइस से कम पे क्यों बेचोगे, विच इज़ रोंग। तो स्टेटमेंट टू गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। वो फर्म जो कि हाईली सब्स्टिट्यूट गुड को प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगी, वो करेगी गोइंग रेट प्राइसिंग को। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो, ठीक है, तो गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर एंड द प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। जो टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर है, वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक, कौन सा। जब हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर, उससे ही क्लियर हो गया कि परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर कंपनी का अलग टीवी अलग रेफ्रिजरेटर होता है और हर किसी की अपनी अपनी फीचर्स, अपनी अपनी क्वालिटी है, तो वो क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट,
For the following statement of assertion and reasoning indicate the correct code. Assertion: price reduction normally leads to an increase in the demand for a commodity. करेक्ट. प्राइस कम होंगे तो डिमांड जो है मार्केट में बढ़ेगी. बिल्कुल सही बात. असर्शन ठीक है. रीजन: प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एंट्री ऑफ न्यू बायर्स टू द कमोडिटी इन द मार्केट. ठीक है. जब प्राइस कम होंगे तो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे. मतलब जिनके मान लो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कोई नहीं परचेज कर सकता था, बट उसका प्राइस कम हुआ तो वो बायर भी परचेज कर सकता है. तो प्राइस कम होने से बायर्स की एंट्री बढ़ गई. बिल्कुल सही बात. लेकिन दोनों ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता. Both A and R are correct, but R does not offer full explanation of A. ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में मोस्टली यही गलती होती है. असर्शन भी ठीक निकल आता है, रीजन भी ठीक निकल आता है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहां पर गलती हो जाती है. नेक्स्ट, monopoly is not considered desirable from point of view of society mainly because the monopolistic entries to. ये बोला जो मोनोपोली है वो अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही नहीं है. क्यों? अ नेट रेवेन्यू ऑफ. अब ये एक बात और देखना, यहाँ पर उन्होंने बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है. अ नेट रेवेन्यू ऑफ सेल ऑफ all goods including those involving no cost of production. ये बोला है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको प्रोड्यूस करने में कोई भी कॉस्ट नहीं लगी, बट फिर भी वो अर्न कर रहे हैं नेट रेवेन्यू. ठीक है. अब हमको चारों को पढ़ के ये पता कर रहे हैं कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है जो ये क्लैरिफाई कर सके कि मोनोपोली सही नहीं है. सेकंड, earn net revenue on sale of goods in short run as well as in long run. ठीक है. Charge different price for the same product from the different categories of buyers. सेम प्राइस चार्ज मतलब डिफरेंट प्राइस चार्ज करना सेम टाइप के प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर्स से. एक्चुअली जो स्टार्टिंग की 3 बताई है ना वो मोनोपोली की फीचर्स हैं एक्चुअली में. नेक्स्ट, produce below economic capacity level when he exhibits satisfaction with normal profit only, which ये है इसका करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो 3 ऑप्शंस थे ना उनका सोसाइटी से ऐसा कोई लेना देना. मतलब आई नो कि यहाँ पर ये बोला हुआ है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स से अगर कोई डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा सेम प्रोडक्ट के, विच इज़ रॉन्ग. बट हमको यहाँ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है और जो 4th पॉइंट है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. 4th पॉइंट में बोला है कि प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी. जो मोनोपोली है वो जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है वो उसे कम प्रोड्यूस करता है और वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट पे ही सेटिस्फाई हो जाता है. तो जितना प्रोड्यूस वो कर सकता था उसने उतना नहीं किया, उससे कम प्रोड्यूस किया. तो जो रिसोर्सेज थे वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाए, अच्छे से यूज नहीं हो पाए. तो अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 4th. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्राइसिंग अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज अ मोर कॉमन प्रैक्टिस. अब नीचे कुछ मार्केट की सिचुएशंस दे रखी हैं, ये बताना है कि कौन से सिचुएशन में मार्केट प्राइस से ऊपर अगर कोई प्राइस रखते हैं तो वो ओके है, कॉमन प्रैक्टिस है वो. फर्स्ट, मार्केट वेयर द सेलिंग प्राइस फर्म्स फेस परफेक्ट कॉम्पिटेटिव सिचुएशन. ये बोला है जहां पर फर्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव सिचुएशन है वहां पर क्या वो प्राइस ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर कोई अबव प्राइस थोड़ी कर सकते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा होता है उसी पे ही सेल करना होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत. नेक्स्ट, market where the selling firms want to gain popularity of the products having high cross elasticity of their demand. Wrong.
market where sellers rely on their customers' high propensity to consume a prestigious commodity. Yes, ये है जब जो सेलर जो है वो ऐसे उसके कस्टमर हैं जो मतलब ऐसे उनको कमोडिटी जो कि प्रेस्टिजियस कमोडिटी हो, क्योंकि हम भी ऐसा है कि अगर कोई ब्रांड अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा भी पे करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये एक प्रेस्टिजियस कमोडिटी है, राइट। तो वो मार्केट जहाँ पर सेलर जो है वो कस्टमर की हाई प्रोपेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो एक प्रेस्टिजियस कमोडिटी को कंज्यूम करें, तो वहां पर मार्केट प्राइस से ऊपर भी बेच सकते हैं और कंज्यूमर उसको खरीदेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। ओके, तो अब फॉर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर अपना मिल चुका है। सो या आज के लिए इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन के हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एंड आई होप आपको इनसे आइडिया लग गया होगा कि आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। सो या एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, अगर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप वहाँ मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता, तो आपको वहाँ पर हमारा पेज मिल जाएगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो या आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।